गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और जैसा कि आप सबको पता होगा, टोटल 133 पदों पर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का ये पोस्ट आया हुआ है, जो कि आपके हाई कोर्ट में ये आपको दिया जाएगा। हाई कोर्ट में कार्यस्थल आपका रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका फॉर्म डल रहा है और क्लासेस भी चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में, तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन के माध्यम से आप क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और आज आपको घुमाने के लिए ले जाऊँगा मैं कहाँ? भाखड़ा नांगल बांध। कहाँ जाएंगे आज? भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। बड़ा ही अच्छा और मज़ेदार जगह है, ठीक है, जहाँ पर चारों तरफ केवल और केवल आपको क्या दिखाई देगा? पानी ही पानी। तो सबसे पहले हम घूमने कहाँ जा रहे हैं? भाखड़ा नांगल बांध। यदि मैं बात करूं भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में, ठीक है, तो इनसे आपके 3 राज्य लाभान्वित होते हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखना है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। थोड़ा सा कहानी सुन लो, कहानी सुन लोगे तो सारा प्रश्न आपसे बनने लगेगा, ठीक है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है? आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। तो पेपर में पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे, और व्यापम का फेवरेट भी है, कि कौन कौन सा राज्य इससे लाभान्वित है। तो लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं आपके? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। दूसरा, जो आपका पंजाब में आप देखते हो, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे बना हुआ है आपका भाखड़ा नांगल। ओहो, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में क्या बना हुआ है आपका? भाखड़ा नांगल बना हुआ है, ठीक है। और ये भाखड़ा नांगल जो आपका बांध है, परियोजना में तो अभी आपका शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। भाखड़ा नांगल के बारे में मैं बात करूं तो ये कौन सी नदी पर स्थित है पूछेगा, तो कौन सी नदी पर स्थित है? आपके सतलज नदी पर। दूसरा, इससे कौन कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो एक याद रखना है आपको राजस्थान, एक याद रखना है आपको पंजाब, और एक याद रखना है आपको हरियाणा। तो ये 3 राज्य आपके लाभान्वित हैं, ठीक है। दूसरा, भाखड़ा नांगल जो बांध है, ठीक है, भाखड़ा नांगल जो बांध है, इस बांध का जो जलाशय है, भाखड़ा नांगल में जो बांध का जलाशय है, इसको हम और क्या कहते हैं, ठीक है। तो कल क्या था आपका? कल किसका जयंती मनाया हो? गुरु नानक जयंती का, ठीक है। तो उसी से कोरिलेट करके आपको याद रखना है कि जो भाखड़ा नांगल आपका बांध है, ठीक है, इसी को यदि पूछेगा इस बांध का नाम, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सतलज नदी पर स्थित है, और ये आपके कहाँ कहाँ को लाभान्वित करेगा? इसमें ऑप्शन नहीं दिया है क्या? हाँ, सी दिया हुआ है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों को क्या करेगा? लाभान्वित करेगा। भाखड़ा नांगल जो आपका बांध है, इसे 1963 में बनाया गया था। कब बनाया गया था आपका? 1963 में। दूसरा, जो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, ये एक आपका बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। याद रखना है, पेपर में अगर पूछेगा तो एक दामोदर नदी घाटी और एक आपका भाखड़ा नांगल, इन सबको जब पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो हम सिंचाई की सुविधा के लिए जो आपका बना रहे थे, उसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनमें से एक आपका भाखड़ा नांगल भी परियोजना शामिल है, ठीक है। हाँ, दोनों में ये बेसिकली ये अंतर है, ठीक है। जब आपके एक से ज़्यादा राज्य या ज़्यादा क्षेत्र कवर होता है ना, ठीक है, उसके अंतर्गत या उसी के अंतर्गत कई प्रकार के आपके फ़ायदे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पानी का कई तरह का उपयोग कर सकते हो। पहला काम क्या कर सकते हो कि पानी को जब आप ज़्यादा हाइट से गिराओगे तो उसके माध्यम से आप क्या पैदा कर सकते हो? बिजली पैदा कर सकते हो। दूसरा, उसी पानी पर फिर आप क्या कर सकते हो? मछली पालन कर सकते हो। फिर उसी पानी को आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो? आपके खेत में पानी वानी पलोने के लिए कर सकते हो, ठीक है। खेत में जब आप सिंचाई करते हो उसके लिए प्रयोग कर सकते हो। तो जब एक ही पानी का हम विभिन्न प्रकार के सिस्टमों में या अलग अलग क्षेत्र में उपयोग करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम किस में रखते हैं? आपके परियोजना में रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है पूछेगा, तो क्या है आपका? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है बताओ, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल बांध क्वेश्चन ये मत देखना कि सर बहु सिंगल लाइनर हो रहा है। जो आपके व्यापम और पीएससी में पूछे जाते हैं मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपने अब तक जो भी पेपर दिया होगा उसमें सारा पेपर आपके कूट में नहीं आता, कभी भी आप देखोगे तो। हाँ
हाँ हाँ पूरा ठीक है, टेंशन मत लो। कुछ क्वेश्चन मैं नया भी जनरेट करता हूँ अपने से, जो लगता है कि आ जाएगा करके, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, सारे प्रश्न आपके कूट में नहीं पूछे जाते, कुछ कूट वाले भी प्रश्न रहेंगे जो मैं करवाऊंगा आपको। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि ये जो भाखड़ा नंगल बांध है, ठीक है, ये आपका कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? हाँ, बंद करूँ कि चालू? चलो बताओ। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में मैं बात करूं तो ये आपके नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? आपके नर्मदा नदी पर, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जो बेसिकली आपके सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है। एक आपके समाज के कल्याणकारी व्यक्ति थे, 1986 की बात है। मेधा पाटकर करके एक व्यक्ति थे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला रहे थे उस समय, ताकि नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर परियोजना को बनाने से रोका जा सके करके, ठीक है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना बन रहा था जो कि आपके नर्मदा नदी पर था, तो 1986 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है आपका? मेधा पाटकर, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख आपके व्यक्ति थे और इनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा था, ठीक है। तो याद रखना है, मेधा पाटकर जो कि आपके सरदार सरोवर परियोजना जो कि कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, पेपर में अगर पूछा जाएगा तो सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में कौन थे आपके? मेधा पाटकर, नाम याद रखना है, बार बार व्यापम में यहाँ से प्रश्न पूछता है। अगला, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? चलो बताओ। अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी आपको लग रहा होगा सही आंसर फिर बताइएगा। चलो बताओ बताओ, कुछ भी हो बताइए। चलिए ऑनलाइन वालों का आंसर देख लेते हैं। ऑनलाइन वाले सब लोग आंसर दे रहे हैं ए, ठीक है, ठीक है। और सबका आंसर लगभग क्या रहा है? गलत, ठीक है। याद रखना है कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, तो याद रखना है बाणसागर। कौन सा नहीं है आपका? बाणसागर। ये कौन सी नदी पर स्थित है? आपके सोन नदी पर, ठीक है। मैंने बहुत पहले ये MCQ करवाया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो मैंने बताया भी था कि इस बार आपके बाण में क्या लगा के मारना है? सोना। बाण में क्या लगा के मारोगे? सोना। कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, याद रखना है बाण में क्या लगा के मारना है? सोना। तो ये जो बाण सागर है ये कौन सी नदी पर स्थित है? सोन नदी पर। बाकी आपकी बरगी, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर, ठीक है। इंदिरा सागर को ही और नर्मदा सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब किस में स्थित है? आपके नर्मदा नदी पे, ठीक है। ओमकारेश्वर जो कि आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कभी घूमने जाने का मौका मिलेगा तो जाइएगा, अच्छा जगह है ओमकारेश्वर। जब आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पर आपको पहले एक नदी क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद आपको ओमकारेश्वर के दर्शन होते हैं, जो कि आपके भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो या तो आप पुल से भी क्रॉस कर सकते हो, पुल भी बना हुआ है और नाव का भी सुविधा हुआ है। कहाँ पर का डैम? हाँ, वो नर्मदा नदी पर बस है, ठीक है। आगे चल के आगे और मिल जाएगा, वो आगे चल के गोदावरी के साथ, पर फिलहाल वहाँ पर जो बना है वो सिर्फ नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो ओमकारेश्वर हो गया, इंदिरा सागर जिसे हम नर्मदा सागर के भी नाम से जानते हैं, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पर हैं? याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित है ईसाजी, ठीक है। बरगी नदी वहाँ का लोकल नदी है, इसीलिए आपको नहीं पता चला होगा, ठीक है। बरगी, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर ये कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। और बाण सागर कौन सी नदी पर स्थित है? सोन नदी। तो बाण में क्या लगा के मारना है इस बार आपको? सोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है बताइए, ठीक है। तो इंदिरा सागर बांध जिसे हम और किस नाम से जानते हैं?
नर्मदा सागर के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सी नदी पर स्थित है पूछेगा तो याद रखना है कौन सा नदी, नर्मदा नदी पर आपका स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी एक अच्छा टॉपिक है जहाँ से आपके पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। कभी उसके उद्गम से प्रश्न पूछता है, कभी वो कहाँ पर गिरता है पूछता है, कभी वो कहाँ से बहता है पूछता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी अपने आप में। निम्नलिखित जलाशयों में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ। इंदिरा गांधी इंदिरा सागर, रानी अवंती बांध या सरदार सरोवर, या डी दिया है आपका माही बांध। ठीक है, एक जगह है थोड़ा सा ऊंचाई में बांध बनाने के कारण, ठीक है, वो गांव आपका बाढ़ में डूब गया था और यहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो जी, ऑनलाइन बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए ऑफलाइन आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, और बाकी लोग बताते जाओ। हटूं, ये लो। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह है, नाम क्या है, हरसुद कस्बा, जो कि आपका जलमग्न हो गया था। ठीक है, ऑनलाइन वाले लगभग बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, याद रखना है जो आपका मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हो गया था, किसके कारण, आपके इंदिरा सागर बांध के कारण आपका ये जलमग्न हो चुका था। अगला, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है। ठीक है, तो अब तक तो आपको क्लियर हो चुका है कि ये जो ओमकारेश्वर परियोजना है ये कौन सी नदी पर स्थित है, आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, जो आपका एक प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश कभी घूमने जाओगे तो वहाँ पर आपको 2 ज्योतिर्लिंग मिलेगा। एक ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है, महाकाल। ठीक है, जिसका सब लोग बहुत स्टेटस वगैरह डालते रहते हैं। ठीक है, जिसका भस्म आरती से पूजा किया जाता है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, ज़्यादा तो जानकारी नहीं है धार्मिक चीज़ों को लेकर, पर जहाँ तक मुझे जानकारी है आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल का भस्म आरती होता है। ठीक है, भस्म आरती मतलब समझ गए, जो लोग मरे रहते हैं उनके राख से। ठीक है, क्योंकि महाकाल ऐसे हैं जो कि देवताओं के साथ साथ राक्षस भी उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो महाकाल का भस्म आरती होता है, ऐसा मैं सुना हूँ, बाकी और किसी ज्योतिर्लिंग में होता होगा तो पता नहीं। तो फिलहाल आपको याद रखना है, जब आप महाकाल के दर्शन करने जाओगे तो बार बार ये प्रश्न पूछता है कि महाकाल का जो मंदिर है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ स्थित है, उज्जैन में, तो वो कौन सी नदी पर स्थित है, ये बार बार प्रश्न पूछता है। चूँकि हमें ये लगता है कि आपका नर्मदा बेसिकली कौन सी कहाँ की नदी है, मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है, तो हमको ये लगता है कि उज्जैन आपके नर्मदा नदी के तट पर स्थित होगा करके। पर आपको याद रखना है उज्जैन जहाँ पर आपके महाकाल हैं वहाँ पर आपका जो नदी है उसका नाम क्या है, क्षिप्रा नदी। ठीक है, तो अक्सर ये प्रश्न पूछता है। दूसरा, ओमकारेश्वर के बारे में पूछेगा तो ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा। तो दोनों को याद रखना है, उज्जैन अर्थात महाकाल की नगरी आपके क्षिप्रा नदी के किनारे और ओमकारेश्वर आपके नर्मदा नदी के किनारे क्या है, स्थित है। ठीक है, जब मैं गया था ओमकारेश्वर घूमने के लिए, अभी 12 ज्योतिर्लिंग का तो दर्शन नहीं कर पाया हूँ, हालांकि मेरा वो ड्रीम है। ठीक है, तो मैंने अभी अपने लाइफ में 3 ठो कर लिया है। ठीक है, टारगेट 12 का है, अब देखते हैं ऊपर वाली की इच्छा रही तो 3 ठो मैंने दर्शन कर लिया है। तो वो तीनों में मैं जब तीसरे नंबर पे गया ओमकारेश्वर घूमने के लिए, तो ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको आप हाथ से डायरेक्ट छू सकते हो। ठीक है, बाकी ज्योतिर्लिंग में ऐसा है कि आप बहुत डिस्टेंस से देखोगे, ग्रिल विल लगा रहता है तो जी, पर ओमकारेश्वर में ऐसा है कि आप डायरेक्ट हाथ से छू सकते हो। हाँ, ग्लास लगा था फिर भी जी हाथ से छू सकते हो ना। ठीक है, उसके बाद जब मैं जिस टाइम गया उस टाइम कोई वीआईपी नेता आ गया था, तो मैं एक बार दर्शन करके आ गया था, फिर वीआईपी का आदमी हूँ या नेता के साथ हूँ बोल के ना और गया ज़बरदस्ती, फिर एक बार छू के आया भगवान को। ठीक है, कुछ पाप तो कम हो जाए भगवान करके। ठीक है, तो क्योंकि पाप आप कर डाले हैं, ठीक है, और आप लोग भी किए हो, करना भी चाहिए, वरना गंगा जा क्या धोगे जी, सब लोग है ना। तो बिल्कुल पाप आप करते रहा करो टाइम पे। तो ये आपको 2 चीज़ें याद रखना है, एक ओमकारेश्वर के बारे में पूछेगा तो कौन सा नदी आपका, नर्मदा नदी, और अगर उज्जैन के बारे में पूछेगा तो कौन सा नदी है आपका, क्षिप्रा नदी। ठीक है, अगला, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ने के निर्णय का विरोध कर रहा था। ठीक है, चलो ऑप्शन दिया हुआ है आपका इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस आंदोलन की ऊंचाई बढ़ने के निर्णय का विरोध कर रहे थे।
चलिए बताइए ऑनलाइन क्या होगा इसका आंसर। चलिए सब लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन वाले। ऑफलाइन वालों का भी आंसर लगभग आ चुका है। बताइए क्या होगा आपका आंसर। मैं कहीं नहीं गई हूँ सर, ठीक है, जाइए बढ़िया मस्त घूमने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ने के निर्णय का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना है सरदार सरोवर। पहला ही क्वेश्चन हमने किया था, याद होगा, मेधा पाटकर करके, ठीक है। तो उसमें कभी वहाँ पर अलग क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर अलग क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखना है सरदार सरोवर। स्टार्टिंग में नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं, मेधा पाटकर। अगला भाखड़ा नांगल बांध एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। भाखड़ा नांगल में जो बांध का जो जलाशय है, ठीक है, यहाँ पर जो बांध गया है, बनाया गया है, इस जलाशय को हम कहते हैं गोविंद सागर। क्या कहते हैं, गोविंद सागर, ठीक है। पेपर में पूछेगा तो याद रखना है। दूसरा भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किसका बताओ, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य बताओ। सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, जो कि आपके कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा। याद रखना है इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात, गुजरात के बाद आपको याद रखना है राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद आपका, ठीक है, महाराष्ट्र। तो ये 4 राज्य हैं जो कि आपके क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं, ठीक है। एक आपका गुजरात, गुजरात के अलावा आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे 4, ठीक है। याद रखना है सरदार सरोवर परियोजना से कौन कौन से आपके, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। और वहीं पर हमने देखा था भाखड़ा नांगल में कौन कौन सा था, पंजाब, हरियाणा और आपका राजस्थान। लेकिन सरदार सरोवर कहेगा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ये 4 राज्य आपके इससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। हाँ, सरदार सरोवर से, क्योंकि ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है आपका, ठीक है, इसीलिए। नर्मदा मतलब नदी केवल एक ही राज्य में नहीं बहता, ठीक है। आगे चल के जब और इन परियोजनाओं को ऐसे जगह बनाया जाता है जहाँ से सभी राज्य लाभान्वित हो पाए, ठीक है, ताकि बाढ़, अगर कभी कभी नर्मदा नदी ज़्यादा उफान पे आती है, या बांध बनाने का मेन उद्देश्य ये रहता है ताकि नदियों पे बाढ़ मत आए। पहले आप लोग देखे हो ना कि नदियों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था, पर अब बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है आपका, ठीक है, हाँ, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए अब आपका बांध बनाया जाता है। कभी भी जब बांध का पानी छोड़ा जाता है तो अधिकतर रात को छोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं था, ठीक है। एक दिन हम लोग नहा रहे थे नहर में रात को, और अचानक पानी, उन लोग पानी को भी ना एकदम धीरे धीरे छोड़ते हैं। जैसे कि आज पानी यहाँ तक है, ठीक है, नहर का पानी आज यहाँ तक है, अधिकतर उन लोग रात को छोड़ते हैं क्योंकि रात को अधिकतर लोग नहाते नहीं हैं, पर हम लोग बेकार टाइप से, ठीक है, बदमाश, रात को नहाते हैं नहर में। एक दिन नहा रहे थे, पानी यहाँ पर था, इतना आ गया, अच्छा हुआ कि उतना ही आया, तब हम लोग बाहर निकल गए, ठीक है। अगले दिन सुबह गए तब पानी यहाँ तक चला गया था। तो जब भी आपके बांध का पानी छोड़ा भी जाता है तो धीरे धीरे करके छोड़ा जाता है, उसका एक लिमिट रहता है, और अधिकतर रात को ही आपका छोड़ा जाता है, ठीक है। अब 2-3 बजे तक वो पूरा छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि रात को 2-3 बजे आप नहर में नहा रहे हो, मतलब आप पागल हो, सही बात है कि नहीं। 10 बजे तक नहा रहे हो तो थोड़ा कम पागल हो, पर रात को 3 बजे नहा रहे हो मतलब ज़्यादा पागल वाले श्रेणी में आओगे। तो ये जो सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है आपका, नर्मदा नदी पर। 4 जो राज्य हैं वो लाभान्वित हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आपका राजस्थान। तो ये सरदार सरोवर परियोजना जो है ये काफ़ी अच्छी परियोजना थी, जिसमें 4 जिले लाभान्वित होते हैं आपके नर्मदा नदी पर। अगला आने से पहले है यहाँ पर CGPSC, ठीक है। शायद अब ऑफ़र का ये आज आखिरी रात रहेगा, फिर आपका जो 90% डिस्काउंट वाला ऑफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं साध्य PSC एकेडमी के साथ, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य PSC एकेडमी के साथ, ठीक है। कुछ भी तकलीफ़ होगा तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, CG व्यापम के अंतर्गत अगर कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करना है तो बिल्कुल ऊपर से लेकर आपके उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितने भी CG व्यापम में कोर्स आपके आते हैं या वैकेंसी आते हैं सभी की क्लासेस चल रही है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य PSC एकेडमी, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, कौन सी नदी से, नर्मदा।
अगला प्रश्न, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, किसको लाभ मिलेगा बताओ? ठीक है, याद रखना है, सरदार सरोवर से जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, ठीक है। अब ये नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है, तो दिमाग क्या कहता है कि मध्य प्रदेश को मिलेगा करके, ठीक है, और ये आपका दिमाग जो कह रहा है वो क्या है, सही है, ठीक है। याद रखना है, ये सरदार सरोवर जो परियोजना है आपका, ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा क्या करता है, लाभान्वित। गुजरात में बना है, ठीक है, पर जहाँ से आपकी नदी ज़्यादा बहते बहते जाती है वहाँ अगल बगल को भी तो प्रभावित करेगी ना, ठीक है, इस कारण से वो वहाँ पर को ज़्यादा लाभान्वित करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में अगर पूछा जाएगा तो। अगला प्रश्न, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और अब आ चुका है क्या आपका असहयोग आंदोलन। और आज का आंदोलन स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा कहानी आप सबको सुना देता हूँ। कहानी का शुरुआत कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अक्सर जब कांग्रेस का मीटिंग होता है तब कब होता है आपका मीटिंग, दिसंबर के महीने में। इस बार मीटिंग आपका कलकत्ता में रखा गया था और कलकत्ता में जब 1920 में आपका मीटिंग रखा गया था तो वो था आपका विशेष अधिवेशन। क्या कहते हैं हम, दिसंबर के महीने में रहता है वो वार्षिक अधिवेशन। उसके पहले हमने एक मीटिंग रखवा दिया था कलकत्ता में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय। 1920 की बात है जब इस विशेष अधिवेशन को कलकत्ता में आयोजन करवाया जाता है। और कलकत्ता में आयोजन करवाते हैं तो वहाँ के अध्यक्ष कौन रहते हैं आपके, लाला लाजपत राय। गांधी जी अपना असहयोग प्रस्ताव जो है वो पेश करते हैं जिसका खुलकर विरोध करते हैं CR दास, ठीक है। जो आपके चित्तरंजन दास थे वो उनका क्या करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं। कब की बात है, सितंबर 1920 की बात है जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को खुलकर विरोध करते हैं कौन, आपके CR दास, ठीक है। तो याद रखना है आपका जो विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में हुआ था, कहाँ पर, कलकत्ता में। और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं आपके, लाला लाजपत राय। गांधी जी कलकत्ता में क्या पेश करते हैं, असहयोग प्रस्ताव का जो भी ब्यौरा था वो पेश करते हैं और उनका खुलकर विरोध करते हैं कौन, आपके CR दास। आगे चल के जब आपका वार्षिक सम्मेलन होगा दिसंबर के महीने में और उसका आयोजन होता है आपका कहाँ पर, नागपुर में। नागपुर में जब होता है, ठीक है, तो CV राघवाचारी जो वहाँ पर उसकी अध्यक्षता करते रहते हैं। अब इस बार जब असहयोग आंदोलन को फिर से अलग तरीके से पेश किया जाता है गांधी जी के द्वारा तो उसका फिर CR दास क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और फाइनली असहयोग आंदोलन के इस प्रस्ताव को CR दास के द्वारा ही क्या करवाया जाता है, पास। जैसे ही आपका पास होता है, कई बार थोड़ा सा ना विरोधाभास भी इसलिए होता है क्योंकि दिसंबर के महीने में आपका क्या होता है, असहयोग आंदोलन को जो प्रस्ताव है वो पेश होता है। और अधिकतर जगह आप बुक में पढ़ोगी कि 1 अगस्त 1920 को आपका क्या स्टार्ट हो गया था, असहयोग आंदोलन। तो अब कहानी कैसे घूमा, ठीक है। देखो सबसे पहले सितंबर के महीने में कहाँ पर हो रहा था, कलकत्ता में। यहाँ पर CR दास ने इसका क्या किया था, खुलकर विरोध। अब उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, ठीक है, कि दिसंबर के महीने में आपके नागपुर में होता है अविश्वास प्रस्ताव को फिर से पेश किया जाता है और यहाँ पर फिर CR दास इसका क्या करते हैं, समर्थन। जबकि सारे NCERT की बुक में आपका क्या लिखा हुआ है कि जो असहयोग आंदोलन है वो स्टार्ट कब होता है, 1 अगस्त 1920 को। अब यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर जब सितंबर के महीने में कलकत्ता में CR दास इसका विरोध करते हैं, ठीक है, तो विरोध करने के बाद भी बहुत लोग इसके किस में रहते हैं, समर्थन में। और सबसे कट्टर समर्थक थे असहयोग आंदोलन के, ठीक है। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था, पहला जन आंदोलन था। पेपर में अगर पूछेगा तो याद रखना है 1920 का ये आंदोलन जिसे हम क्या कहते हैं, पहला जन आंदोलन कहते हैं। जन आंदोलन कहने का मतलब ये है, तब तक कांग्रेस का हमेशा मजाक उड़ाया जाता था कि ये कम जनता का प्रतिनिधित्व करता है या कि ये क्या किसी का आपका क्या बोलना चाहिए कि विरोध कर पाएगा इतने कम लोगों में। जैसे अभी साध्य PSC एकेडमी की हालत है, पूछो कैसे, ठीक है। साध्य PSC की एकेडमी की हालत 1920 के असहयोग आंदोलन के टाइप इस प्रकार से है, ठीक है। जितने आपके कहना चाहिए कि जितने लोगों का समर्थन मिलना चाहिए किस चीज़ को लेकर, अभी जब व्यापम का घेराव करते हैं, जब व्यापम को लेटर देने के लिए जब जाते हैं तो जितने लोगों का समर्थन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो अभी लोगों को क्या लग रहा होगा कि इन लोग क्या नेतृत्व करेंगे, नेतृत्व तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं ऑलरेडी। हम बस ये चाहते हैं कि सब एक साथ आए और सब मिलकर नेतृत्व करें, ठीक है। सबका साथ सबका विकास हो, ठीक है। क्योंकि जब सब लोग एकजुट होंगे और एकजुट मिलकर सबके सब नेतृत्व करेंगे,
है ना। उसके बाद बच्चे भी जब एकत्रित होंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा आपको। तो 1920 की कहानी कुछ ऐसी ही है। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट करवा दिया जाता है, पर दिसंबर में जब वार्षिक सम्मेलन होता है तो यहाँ पर और गांधी जी अलग तरीके से सी आर दास को समझाने का प्रयास करते हैं और फाइनली फिर आपका एक वक्तव्य आया जिसमें सी आर दास ने भी अविश्वास प्रस्ताव को क्या कर दिया, पास कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव के सबसे जो कट्टर समर्थक था कि हाँ करो आप असहयोग आंदोलन, क्योंकि ये पहला जन आंदोलन था जिसमें पूरा देश भाग लेता है। पेपर में पूछता भी है कि पहला जन आंदोलन कौन सा है जिसमें पूरे देश ने भाग लिया था, तो आपका असहयोग आंदोलन जो कि कब होता है, आपकी 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, स्टार्ट। चूंकि बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ठीक है, सितंबर के महीने में बेचारे क्या करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं गांधी जी का कि तुम असहयोग आंदोलन स्टार्ट करो करके। और 1 अगस्त 1920 ये वो दिन था जब बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो कई बार पेपर में ये भी प्रश्न पूछता है कि असहयोग आंदोलन के कट्टर समर्थक थे पर असहयोग आंदोलन का सवेरा नहीं देख पाए, वो व्यक्ति कौन थे, तो नाम क्या है उनका, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो याद रखना है सितंबर में जब आपका असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सी आर दास विरोध करता है, उसके बाद भी गांधी जी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सही थे, ठीक है, असहयोग आंदोलन को लेकर। तो 1 अगस्त 1920 को ये क्या स्टार्ट कर देते हैं, असहयोग आंदोलन। दिसंबर में जब वार्षिक सम्मेलन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सी आर दास खुद उसका क्या करते हैं, फिर समर्थन करते हैं। ठीक है, समर्थन मतलब हाँ, असहयोग आंदोलन देश को आज़ाद करवाने के लिए एक आंदोलन था, ठीक है, जिसमें पूरी जनता ने भाग लिया था। इधर जितना भी हम आंदोलन पढ़ते हैं ना, ठीक है, असहयोग का मतलब क्या होता है, ठीक है, जितने लोग सहयोग नहीं दे रहे हो सब लोग एक साथ आओ करके, ये एक प्रकार का संगठन था, एक प्रकार से आपका जुलूस चल रहा था जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे देश को आज़ाद करवाने के लिए करके। ठीक है, तो याद रखना है असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, कहानी थोड़ा सा सुन लो, टाइम वेस्ट हो रहा है करके मत सोचना। क्यों बताऊं, क्योंकि कहानी आपको पता है तो सारा प्रश्न फिर अपने आप स्पीड में जाता रहेगा। अब असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करते हैं 1 अगस्त 1920 को, कौन, आपके गांधी जी। आगे चल के आप सभी को पता होगा कि क्या कांड होता है, चौरा चौरी का कांड। क्या कांड होता है, चौरा चौरी का कांड होता है। 4 फरवरी 1922 की बात है। किसकी बात है, 4 फरवरी 1922 की बात है। लुसेंट में पेज नंबर 59 पढ़ोगे तो वहाँ पर 5 फरवरी लिखा हुआ है। कौन सा, आपका चौरा चौरी कांड। ठीक है, जहाँ पर आपका भारतीय संविधान का टॉपिक दिया हुआ है लुसेंट की बुक में, तो उसमें 5 फरवरी दे दिया है, पर आप ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी के सारी बुक में कितना दिया हुआ है, 4 फरवरी 1922 दिया हुआ है, तो उसी को आप लेके चलना। तो 4 फरवरी 1922 को कहाँ पर, आपके गोरखपुर, कहाँ स्थित है, गोरखपुर, आपके गोरखपुर स्थित है उत्तर प्रदेश में। अब ये चौरा चौरी कांड क्यों होता है, तो जो आपका स्वराज पार्टी था, ठीक है, और जो असहयोग आंदोलन के जो व्यक्ति थे वो एक दिन जुलूस निकाल रहे थे, तो उस जुलूस को ना कुछ पुलिसकर्मी आकर रोकने का प्रयास करते हैं और कुछ किसानों को गोली मार देते हैं। इधर हमारे व्यक्ति जो गुस्से में थे उनको दौड़ाते हैं और वो एक जेल के अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब जो भारतीय थे वो क्या करते हैं, पूरे जेल को आग लगा देते हैं। पूरे जेल को जब आग लगाते हैं तो 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं, जिसका नाम क्या रखा गया था, चौरा चौरी कांड। ये कब की बात है, 4 फरवरी 1922 की बात है। उस समय गांधी जी बारदोली, जो कि कहाँ पर स्थित है, आपके गुजरात, बारदोली में वो क्या करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। 12 फरवरी 1922 को वो आनन फानन में मीटिंग रखते हैं, किसका, कि वहाँ पर चौरा चौरी कांड हो गया है करके। ठीक है, तो बारदोली में वो प्रस्ताव पेश करते हैं 12 फरवरी 1922 को कि हम किसको समाप्त करने वाले हैं, असहयोग आंदोलन को। और इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के गांधी जी के विचार से देश में कोई खुश नहीं था। अंग्रेज सरकार को मौका मिला और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं और 6 साल के लिए जेल में डाल देते हैं। ठीक है, 6 साल के लिए सज़ा सुनाते हैं, फिर कुछ सालों बाद उनको बेल भी दे दिया जाता है, मुश्किल से 1-2 साल बाद, क्योंकि जब 1924 का अधिवेशन होता है, बेलगांव अधिवेशन, तो वहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 साल वो जेल में रहते हैं, फिर उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी भी खुद किसकी पढ़ाई करके आए थे, वकालत की पढ़ाई करके आए थे। तो इस प्रकार से आपका सारा कहानी चलता रहता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि असहयोग आंदोलन में उस समय समर्थक थे, असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे, तो उनके बारे में ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, 1925 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, ये सही बात है। ठीक है,
उनको लगता था कि थोड़ा अलग तरीके से देश को आज़ादी दिलाने के लिए आपका अलग अलग तरीके से होना चाहिए करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2-4 डेट याद रखना है। पहला 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, आपका असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। दूसरा डेट याद रखना है 4 फरवरी 1922 को आपका क्या हुआ था, चौरा चौरी कांड। 4 तिया कितना करोगे, 12। तो 12 फरवरी 1922 को फिर गांधी जी क्या कर लेते हैं, अविश्वास प्रस्ताव का जो असहयोग आंदोलन का जो एक खेल चल रहा था उसको क्या कर लेते हैं, बारदोली प्रस्ताव के तहत वापस ले लेते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार उनको क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं, ठीक है। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, बिल्कुल लिया था, लेकिन वर्ष 1925 में वो कांग्रेस को क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। अब इतना कहानी यदि पता है तो चलो आगे का खेल आप लोग खुद देख लो। क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, क्या ये सही है, ठीक है। मैंने बताया था जब पहली बार स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बजाते हैं, डफली। तो इस टाइम आपके अंग्रेज कौन रहते हैं, डफरिन। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मैंने बताया भी था कि WC बनर्जी इस बैठक की क्या करते हैं, अध्यक्षता। टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72। 1905 का बंगाल विभाजन, इस समय आपके कौन रहते हैं, लॉर्ड कर्जन। कर्जन ज़्यादा हो गया करके बंटवारा कर देता है, कर्जा ज़्यादा हो गया करके। 1909, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हो, मार्ले मिंटो सुधार। ये मार्ले क्या है, आपका भारत का राज्य सचिव, और मिंटो क्या है, आपका उस समय का गवर्नर भारत का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्या 1930 में हुआ था असहयोग आंदोलन, डेट बताओ, डेट 1 अगस्त 1920। आज के बाद कभी भी 1920 नहीं बोलना है, क्या बोलना है, 1 अगस्त 1920 पेपर में, ताकि आपको भूलना ना पड़े या याद करने की एक्स्ट्रा आवश्यकता ना पड़े। अगला प्रश्न बताओ। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 1931 में राजगुरु को फांसी। 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। 1920 में रॉलेट सत्याग्रह। सुमेलित है पूछा है, देखो, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो लाहौर अधिवेशन जब आता है तो याद रखना है 1929। क्या याद रखना है, 1929। लाहौर जो कि आपके कौन से नदी के तट पर स्थित है, रावी। और मैंने बताया भी है आपको क्लास में कि 1928 तक जिस नेहरू जी की बात करते हैं वो कौन थे, आपके मोतीलाल नेहरू। पर 1929 से जिसका एंट्री होता है वो कौन रहते हैं, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे ये क्या फहराते हैं, झंडा। बताया है मैंने कई बार क्लास में। तो पहला वाले का खेल खत्म। 1921 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था क्या, नहीं। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। रॉलेट 1920 हुआ था क्या, नहीं। काला कानून 19 मार्च 1919, इसका भी खेल खत्म। अब बचा क्या, राजगुरु। तो डेट याद रखो, सब लोग स्टेटस डालते हैं 23 मार्च को, ठीक है। 23 मार्च 1931 वो दिन है जब आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। डेट याद रखना है, इंपॉर्टेंट। कौन सा डेट है, 23 मार्च 1931 की ये बात है दोस्तों, जब आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दे दिया जाता है, फांसी। अगला प्रश्न, चलो इसका आंसर बताओ। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने खुलकर विरोध किया था। जो इसका सही आंसर देगा उसको मिलेगा इनाम। नहीं, अभी बताया जी, CR दास इसका विरोध नहीं किए थे। चलो ऑनलाइन जो भी इसका आंसर देगा उनको क्या मिलेगा, इनाम। चलो इंडिविजुअल पूछ लेते हैं क्योंकि सवाल किसका है, इनाम का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में रखा गया है 5 रुपए का नगद इनाम, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बताते ही देख लेता हूँ 5 रुपये चिल्लर है कि नहीं। नहीं रहेगा तो फ़ोन पे कर दूंगा, ठीक है। 5 रुपये तो नहीं है, चलो ठीक है, दे दूंगा, ठीक है। कल दे दूंगा, क्लास में आऊँगा तो। चलो, लेकिन 5 रुपये लूँगा भी गलत जवाब दोगे तो, ठीक है। क्योंकि जैसे आप क्रिकेट खेलने के लिए जाते हो तो एंट्री फीस भरना पड़ता है ना, वैसे ही, ठीक है। चलिए, लगभग बहुत सारे लोगों का जवाब आया है। मैं पैसा गिन लेता हूँ कितना खर्च हो गया मेरा। 17 का ए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 5 10 50, 5 11 55, 5 12 60, 13 पंचे 65, 14 पंचे 70, ठीक है। चलो
70 रुपये खर्च हो चुके हैं अब तक मेरा। आप लोग भी जवाब दीजिए। सी, सब लोग? और कोई ऑप्शन नहीं? ठीक, आप बताओ बताओ, आप बताओ जी, आप बताओ जी, आप बताओ जी, बताओ बताओ। 5 रुपये का सवाल है, 5 रुपये कम लगता है, चाय मिल जाएगा एक ठो। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, लगभग लगभग बहुत सारे बच्चों का आंसर है, पर बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी है। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। कारण देखते जाओ। ठीक, पहला क्या कहता है? कथन, महात्मा गांधी ने 1922, डेट कौन सा है आपका? डेट कौन सा है बताओ? डेट असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया था पूछ रहा है? नहीं, 12 फरवरी। 12 फरवरी को वो कहाँ रहते हैं? बारदोली में। वहीं पर वो क्या करते हैं? बारदोली प्रस्ताव पेश करते हैं, और 12 फरवरी 1922 को वो क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कारण क्या है इनका? इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? विरोध। ये भी सही है, पर क्या गांधी जी ने विरोध करने के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया था क्या? नहीं। किस कारण से? चौरा चौरी का कांड हुआ था, इसीलिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? वो विरोध हुआ करके बंद किए थे क्या? नहीं, चौरा चौरी कांड हुआ था जिसमें 23 पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं, इस कारण से उन्होंने बंद किया था। इसीलिए आपका आंसर क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, और आर की सही व्याख्या नहीं करता। विरोध करने के कारण उन्होंने स्थगित नहीं किया था, बल्कि चौरा चौरी कांड हुआ था करके उन्होंने क्या किया था? बंद किया था। ठीक है, और लगभग लगभग कुछ बच्चों का सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, तो मुश्किल से ऑनलाइन में मेरा 25 से 30 रुपये खर्च हुआ है, और ऑफलाइन में तो पूरा पैसा बच गया। समझ गए ना कारण क्यों सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पर अधिकतर क्या लग रहा है? विरोध किया था। विरोध के कारण नहीं, बल्कि चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके कारण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन को किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन बची थी? ये अपने आप में यूनिक प्रश्न है। ठीक है, याद रखना है, थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे असहयोग आंदोलन को पागल टाइप से, तब ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, अक्सर आप लोग क्या पढ़ते हो? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कहाँ से पास हुआ था? नागपुर से। हाँ ठीक है, CR दास ने इसका क्या किया था? समर्थन किया था बाद में। यही सब चीज़ें पता रहती है। ठीक है, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप पढ़ोगे आपको तो पता चल जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना, जो कि कहाँ स्थित है? आपके बिहार में, कॉलेज छोड़ा जबकि आपकी उसकी परीक्षा केवल कितना दिन बचा हुआ था? 20 दिन। ठीक है, चलिए ऑफलाइन वाले लगभग लगभग आंसर के करीब हैं। आइए जरा देखते हैं किसका पेपर 20 दिन बचा हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है किसका पेपर बचा हुआ था 20 दिन? केवल जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, इसको मैं अपने नाम से याद कर लिया हूँ। अब कैसे करोगे? इसके नाम में भी जय है, मेरे नाम में भी क्या है? जय। ठीक है, हालांकि इसके पास प्रकाश और नारायण एक्स्ट्रा हो गया है, पर कैसे कर डालोगे? ठीक है, तो पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा केवल कितना दिन बचा था? 20 दिन। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो कि एक क्रांतिकारी थे, और इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान देखने को मिलेगा आगे की चर्चाओं में। अगला प्रश्न, किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? जमुना दास, ठाकुर दास, जयराम दास, दौलत राम, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, याद रखना है जमुना दास जो कि गांधी जी के क्या थे? समर्थक। उन्होंने बैरिस्टर का क्या किया था? त्याग किया था। चलिए ठीक है, तो याद रखना है इनमें से कोई नहीं। आपके किसने इस असहयोग आंदोलन का विरोध किया था? ठीक है, तो उस टाइम की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ठीक है, जो अंग्रेज़ों के समर्थन में थी, उन लोग इसका विरोध किए थे और असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किए थे। बाकी इनमें से कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा विरोध करते हुए। ठीक है, उस टाइम की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, हालांकि भारतीय कंपनियाँ थी, पर वो क्या करते थे? कुछ लोग अंग्रेज़ों का साथ देते थे। ठीक है, तो उन लोग इसका विरोध किए थे असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का गठन करके। अगला प्रश्न, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने पेश किया था? ठीक है, अब देखो, निंदा प्रस्ताव कहने का मतलब क्या है? एक प्रकार का विरोध का प्रस्ताव है। जैसे कि गांधी जी क्या करते थे? बार बार असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश करते थे ताकि पास हो जाए, ताकि मैं खुलकर अपना असहयोग आंदोलन कर पाऊँ करके। वैसे ही जब असहयोग आंदोलन को वापिस लेते हैं, कौन? आपके
गांधी जी, तो उनका भी क्या किया जाता है, निंदा प्रस्ताव यानी कि आपका विरोध किया जाता है एक प्रकार से, और वो भी कहाँ पर, दिल्ली में। कब, 24 फरवरी 1922 की बात है, क्योंकि 12 फरवरी 1922 को वो क्या कर लेते हैं, बारदोली प्रस्ताव के तहत वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन को। ठीक है, तो याद रखना है उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पेश करने वाले कोई और नहीं बल्कि कौन थे, आपके डॉक्टर मुंजे। लगभग ऑनलाइन वालों का सबका आंसर सही आ रहा है। याद रखना है आपको डॉक्टर मुंजे, जिन्होंने खुलकर विरोध किया और निंदा प्रस्ताव को क्या किया था, पेश किया था। अगला प्रश्न, चलो कहानी सुने हो ना, अब इसका आंसर बताओ। हिस्ट्री मतलब केवल कहानी, ठीक है, केवल क्या याद रखना है आपको, कहानी। चलो बताओ, चौरा चौरी में पुलिस कांड कब हुआ था, पुलिस कांड कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। ये हुआ था आपके दिन में, कब हुआ था, दिन में, जब पुलिस वाले को, देखो ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न है जी। सबसे पहले क्या होगा, चौरा चौरी में पुलिस कांड। अब उग्र भीड़ दौड़ाते हुए पुलिस वालों को कहाँ ले जाएगी, थाना में, और थाना में ले जाकर उसको क्या कर देगी, जला देगी। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपके 12 फरवरी 1922 को क्या हो जाएगा, गांधी जी इस समय कहाँ आंदोलन कर रहे थे, बारदोली, गुजरात में। तो बारदोली प्रस्ताव पेश करके गांधी जी क्या कर देंगे, इस आंदोलन का स्थगन अर्थात समाप्ति। इसका फायदा उठाकर ब्रिटिश सरकार कब, 10 मार्च 1922 को उनको क्या कर लेता है, गिरफ्तार। तो आंसर क्या हो जाएगा, समझ रहे हो कहानी सुनने का फायदा। ठीक है, मैंने डेट भी कहा था कि ये 3-4 डेट याद रखना करके। ऐसा नहीं है कि 1 अगस्त 1920 से आप व्यापक का पेपर तो निकाल लोगे, पर कभी पेपर में ज़्यादा डीप प्रश्न पूछ दिया तब की बात है। ठीक है, अब तक व्यापम 1 अगस्त से उबर नहीं पाया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो नहीं देगा ऐसे प्रश्न, पर दे दिया तो फिर थोड़ा सा अपने नॉलेज को और अपडेट करते जाइए। ठीक है, कुछ नोट्स में नया चीज़ मिलता जाएगा तो नया चीज़ अपडेट करते जाइए। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, काफ़ी बड़ा मामला रहा है असहयोग आंदोलन, जिसमें अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछते हैं। बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, हाँ बताओ। हाँ, चंपारण का तो गांधी जी ने किया था। ठीक है, याद रखना है। गुड इवनिंग। चलिए, तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जिन्होंने समर्थन किया था वो कुछ और नहीं बल्कि कौन थे, आपके स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद महाराज जो कि बिहार के रहने वाले थे, इनके द्वारा क्या किया जाता है, असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का क्या किया जाता है, नेतृत्व। अगला प्रश्न, बिहार में किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, तो नाम सुनते जाना जिन्होंने वकालत का पद छोड़ा था। पहला मोतीलाल नेहरू, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा नाम याद रखना है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा नाम याद रखना है आपको, ठीक है, CR दास। ठीक है, पांचवा नाम आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद। इन सब ने क्या किया था, वकालत का पद छोड़ा था। पहला नाम मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने उस समय वकालत का पद का त्याग किया था। मोतीलाल नेहरू के बाद लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के बाद आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद आपके CR दास, और CR दास के अलावा आपके राजेंद्र प्रसाद। इन सब लोगों ने क्या किया था, वकालत का क्या किया था, त्याग किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जब इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आप देखते हो बहुत सारे लोग किसका त्याग करते हैं, वकालत का क्या करते हैं, त्याग। तो यहाँ पर जितने नाम देख रहे हो उसमें एक नाम दिख रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के प्रथम क्या हैं, राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे, आपके बिहार के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेपर में अगर पूछा जाता है तो इन सब का नाम। अगला प्रश्न, चलो इसको बना लोगे जी, ये दे। चौरा चौरी कांड कब हुआ था बताओ, 4 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन का स्थगन कब हुआ था, 4 तिया 12 फरवरी।
12 फरवरी 1922। इसके बाद गांधी जी को जेल में कब डालते हैं? 10 मार्च 1922। बारदोली प्रस्ताव, बारदोली प्रस्ताव कब आता है आपका? इसी दिन तो आता है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का स्थगन पहले होगा। अब देखो यहाँ पर कॉमन सेंस उपयोग करना है। चलो मैं देखता हूँ बारदोली सत्याग्रह कब आया था आपका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह प्रस्ताव भी कब आया था आपका? 12 फरवरी 1922 को। अब बताओ आंसर क्या होगा? चलो इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई संबंध नहीं है अभी फिलहाल टॉपिक से। चलो अब बताओ आंसर क्या होगा? 1 2 3 या 1 3 2 या 2 3 1 या 2 1 3? चलिए ऑफलाइन वाले बता रहे हैं आंसर, ऑनलाइन वाले आप लोगों का क्या मत है, किसके साथ जाना चाहोगे? ठीक है, किसी को ऐसा है जो कंफ्यूजन हो रहा होगा? सही बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो कॉमन सेंस वाला कैसा प्रश्न है जी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हुआ था आपका? चौरा चौरी कांड। पहले क्या हुआ था आपका? चौरा चौरी कांड। पहले प्रस्ताव को पेश करोगे तब तो स्थगन करोगे। समझ रहे हो कहाँ पर कॉमन सेंस यूज करना है? क्योंकि 12 फरवरी को ये भी हुआ था, 12 फरवरी को ये भी हुआ था। तो पहले क्या पेश करोगे? प्रस्ताव। उसके बाद क्या करोगे? स्थगन। तो ये 1, ये 2 और ये आपका 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 और 2। समझ रहे हो ना? पहले किसी भी चीज़ का क्या पेश करोगे? प्रस्ताव। प्रस्ताव के बाद ही क्या करोगे? मीटिंग के बाद ही फैसला आएगा स्थगन का। ऑनलाइन क्या समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को? अगला प्रश्न, किसने 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? बताइए। इसमें एक नाम और देना था पेपर वाले को, गांधी जी, हमारे आदरणीय गांधी जी। और उसके बाद क्या मजाल कि कोई दूसरा और टिक कर दो आप लोग, चमचमाता हुआ हमारा सितारा, ठीक है, हमारे गांधी जी, ठीक है ना? सब लोग इसी टिक करते ना। पर मैंने बताया है कि उन्होंने विरोध किया था कहाँ पर? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। पर बाद में मैंने बताया था कि वो खुद क्या करते हैं? अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तावित करते हैं, पास करते हैं, जिनका नाम क्या है? CR दास, ठीक है। तो याद रखना है CR दास। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट किया था? ओहो, अब क्या कहूँ मैं ऐसे प्रश्न को, ठीक है। इसका आंसर तो आप सबके दिल और दिमाग में जा चुका है, 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन? तो डेट याद रखना है, 1 अगस्त 1920। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा प्रथम जन आंदोलन, ठीक है। पेपर में कई बार पूछा है प्रथम जन आंदोलन मतलब भारत की एक एक जनता ने खुलकर विरोध किया था अंग्रेजों को, खुलकर विरोध किया था अंग्रेजों के बिना डरे। इसके पहले कुछ और घटना है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहानी कुछ ऐसी शुरुआत होती है कि 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? प्रथम विश्व युद्ध। गांधी जी 1915 में जब भारत वापस आते हैं और 1916 से फिर वो आंदोलन वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो आते ही जनता का सपोर्ट मांगते हैं किसके लिए? ब्रिटिश सरकार के लिए। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये वादा करती है कि हम जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध जीतेंगे आपको क्या कर देंगे? आज़ाद। गांधी जी ने पूरे देशवासियों का समर्थन जुटा दिया और ब्रिटेन ने पहला विश्व युद्ध जीत लिया। अब जीतने के बाद फिर वही दोबलई वाला काम, ठीक है। फिर इन लोग लंबे समय तक राज करने लगे। तो याद रखना है प्रथम जन आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसके पहले इन्होंने और क्या क्या आंदोलन किया था? चंपारण, चंपारण के अलावा आपका खेड़ा, खेड़ा के अलावा अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। तो ये सारा करके फिर वो जब फाइनली जन आंदोलन की बात करते हैं तो वो 1 अगस्त 1920 की बात है। और ये पहला जन आंदोलन जो था वो कौन सा था? आपका असहयोग आंदोलन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन है जी? सी वाले बहुत मार खाओगे, ठीक है। नहीं ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं, ठीक है। चलो
तो ये था आपका आज का ये सारा प्रश्न, ठीक है। और आज का सेशन हम यहीं पर लास्ट करते हैं। जाते जाते एक बार फिर से उन सारे बच्चों को बता देना चाहता हूँ, केवल कुछ ही घंटे बचे हुए हैं आपके 90% के डिस्काउंट में, और फिर ये सेशन आपका ओवर हो जाएगा। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप साध्य PSC एकेडमी में संचालित सभी कोर्सेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही अपडेट और अच्छी वीडियो, मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे इस साध्य PSC एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार मैं कहानी सुनाकर आपको सारे प्रश्न करवाता रहूँगा। आज का क्लास कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइए, ठीक है। करेंगे, टेंशन मत लो चंद्रिका जी, करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू आप सभी को एक बार फिर से। कैसा लगा क्लास बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। क्या कहानी सुनने के बाद आपको इतिहास पढ़ने में मज़ा आ रहा है, बिल्कुल कमेंट करिएगा। थैंक यू।